वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं नावेद माजी, तो स्वागत है आपका गुफ्तगू विद नावेद में। और आज हमारे साथ जुड़ेंगे लखनऊ से अहमद रजा खान। कुछ ही देर में अहमद रजा खान हमारे साथ जुड़ेंगे और हम बात करेंगे मजदूर पलायन के बारे में। कैसे हैं अहमद रजा खान? बहुत बढ़िया माशाल्लाह। अपना बताएं। कैसा गुजर रहा है आपका लॉकडाउन? बस उम्मीद है कि गुजरने से बच जाए। तो क्या लगता है लॉकडाउन में मजदूर पलायन को मजबूर क्यों? लॉकडाउन में मजदूरों का पलायन इसीलिए हो रहा है कि ज्यादातर कंपनियां जो हैं, जहां वो काम करते थे वो बंद हो चुकी हैं। और कंपनियों ने साफ कह दिया है कि उनके पास अब उनके लिए कोई जॉब नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि जो डेली लेबर हैं, जो रोज कमाने खाने वाले हैं, उनके पास जब कोई साधन नहीं बचा है कमाई का और उनके जेब पे जब खर्च पड़ रहा है, तो मजबूर हैं कि वो जी। अपने गांव की तरफ लौट जाएं, क्योंकि गांव में आने के बाद वो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं से वो खा पी सकते हैं। लेकिन फिर वहां पे रहना, फिर रूम रेंट देना, क्योंकि सरकार अगर कह दे रही है कि रूम रेंट हम दे देंगे, लेकिन उसके लिए कोई पक्का दिशा निर्देश नहीं जारी हो रहा है। और आपने सुना भी होगा कि ज्यादातर रूम मालिक रूम रेंट ले भी रहे हैं। तो उनके पास जी। जी। पलायन के लिए वजह है कि उनके पास सरकार व्यवस्था नहीं कर पा रही है खाने पीने की। दूसरे, उनके पास काम नहीं है जिसकी वजह से वो रुक पाए और काम करें, जिससे उनकी इनकम हो। और तीसरी कि मतलब कि उनके पास कोई सुविधा ही नहीं है, सरकार सुविधा नहीं पहुंचा पा रही है। जो खास जो वजह बन रहा है पलायन का, सरकार अगर उन तक सारी सुविधाएं पहुंचा दे सकती थी, उनके खाने का पीने का, और जो रूम रेंट है वो भी माफ हो जाता, तो मजदूर इस तरह का पलायन करने को मजबूर ना हुए होते। मजदूरों का पलायन आर्थिक वजहों से हो रहा है, क्योंकि वो कमाने गए थे, अब वही जरिया नहीं बचा है, इसके लिए उन्हें अपने गांव की तरफ वापस आना पड़ रहा है। इसमें सरकार की गलती है। पूरी तरीके से। क्या लगता है, एक तरफ भारत सरकार सोशल डिस्टेंस की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ मजदूर ट्रक कैंटर आदि में भेड़ बकरियों की तरह भरकर जा रहे हैं। क्या यह मजदूरों की जान से खिलवाड़ नहीं है? बिल्कुल खिलवाड़ है। सरकार और डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन में है कि 2 मीटर की दूरी बना के चलें। वही जी। मतलब कि बिना तैयारी के लॉकडाउन करने से ये हुआ कि मजदूर जहाँ थे वहीं फंस गए। अब उन्हें जी। खाना भी नहीं मिल रहा है, उन्हें उनकी जरूरत की सामान्य चीजें भी मुहैया नहीं है। जब वो सारी चीजें उनको नहीं मिल पा रही हैं, तो मजबूर है एकदम कि वो पलायन करें। और पलायन करने से दिक्कतें आ रही हैं कि सरकार ना तो ट्रेनें चालू कर पाई थी जल्दी, और जो कर रही है वो स्पेशल ट्रेनें हैं जिसमें सिर्फ 1200 मजदूर एक ट्रेन में जा पा रहे हैं, सोशल डिस्टेंस मेंटेन जी। करने की वजह से। तो वो मेंटेन तो करा रही है, लेकिन कहीं कहीं अब जो मजदूर ट्रेन में फॉर्म भर के नहीं जा पा रहे हैं, उन्हें टिकट नहीं मिल पा रहा है, वो रुक कर रहे हैं कि सड़क के रास्ते वो जाएंगे पैदल, या फिर वो साइकिल से जाएंगे, या फिर उन्हें बीच में पैदल चलते वक्त अगर ट्रकें मिल जा रही हैं तो वो ट्रकों का सहारा लेके चल रहे हैं, क्योंकि अगर वो लगातार 600-700 किलोमीटर तो पैदल चल नहीं पाएंगे। बहुत से मजदूर चल के जी। गए भी हैं, बहुत से मजदूर इसमें उनकी डेथ भी हो गई है। तो जब वो एक साथ, जाहिर सी बात है, ट्रकों में बैठेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पाएगी। और ट्रकों में उनको जब बैठ रहे हैं, तो एक ट्रक में आप देखेंगे कि मैं खुद देख रहा हूँ रोज के रोज, यहाँ मेरे घर से कुछ ही दूर पे उनके राहत कार्य की चीजें चल रही हैं। तो मैं देख रहा हूँ एक एक ट्रकों में रोज 100 से करीब लोग बैठ रहे हैं, एक के ऊपर एक पैर रख के। जाहिर सी बात है सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं, और उसमें अगर एक भी मजदूर कोरोना पॉजिटिव हुआ, तो ये अंडरस्टूड है कि उसके होने से संक्रमण दूसरों तक फैलेगा। और ज्यादातर जान रहे हैं कि केसेस ठीक होने के मामले कितने अच्छे उतने भी नहीं है। 90,000 पे 36,000 लोगों के ठीक होने का आंकड़ा है। अभी भी आधे से ज्यादा लोग जी। इसमें अभी अच्छे खासे लोग की डेथ भी हुई है। तो कहीं ना जी। कहीं ये उनकी मतलब कि जान के साथ खिलवाड़ है। महाराष्ट्र में 16 मजदूरों की ट्रेन की चपेट में आकर मौत हो जाती है, जिस पर महाराष्ट्र सरकार मौन है और प्रशासन कह रहा है कि वो लोग पटरी पर सो रहे हैं। इसमें कितना सच है, आपको क्या लगता है?
सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं, मौतें सारे राज्यों में हुई हैं। महाराष्ट्र जी का जो मामला है वो हाईलाइट हो गया, जी। क्योंकि इन पैदल चलते वक्त काफी मजदूर मर रहे हैं। अब देखेंगे कि 365 से ज्यादा मजदूर सिर्फ सफर में डेथ कर गए हैं। उसमें हाईलाइट जी इसलिए हुआ कि जो मजदूर जा रहे थे अपने घरों की तरफ, लौट रहे थे, वो ट्रेन की पटरियों से लौट रहे थे। ट्रेन की पटरियों पे वो क्यों गए, ये भी एक सवाल है, आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जब वो रोड जी के रास्ते से आ रहे हैं तो पुलिस उन पे लाठियां बरसा रही है। तो रेलवे ट्रैक की तरफ से जाना पड़ा, क्योंकि उधर कोई भी पुलिस होती नहीं है। मजबूरी के लिए उन्होंने रेलवे ट्रैक का रास्ता अपनाया, और जब उनको थकन बहुत ज्यादा हावी हुई तो वो उस पे सो गए। फिर आप, सरकार की जिम्मेदारी थी कि अगर कोई आपके पास काम कर रहा है या फिर आपके राज्य का कोई मजदूर दूसरे राज्यों में काम कर रहा है, तो उस सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उसको ले आए, अगर उसको खाना या फिर उसे खाना मुहैया करे। जब खाना सरकार मुहैया नहीं कर पाई, बेसिक चीजें मुहैया नहीं कर पाई, मजदूर पलायन को मजबूर हुए, और फिर रोडों पे लाठियां खाने के बाद वो ट्रैक की तरफ आए। तो फिर अगर जो भी सरकार या सरकार समर्थित जो भी लोग ये कह रहे हैं कि ट्रैक कोई सोने के लिए नहीं होता, तो उनसे पूछना चाहिए कि इंसान 500 1000 किलोमीटर चलने के लिए भी नहीं होता है, और ये फिर मजदूरों के लिए क्यों है। वंदे भारत मिशन के नाम से विदेशों से फिर लोगों को क्यों लाया जा रहा है, जब जी विदेशों से भारतीय आ सकते हैं, तो भारत में रहने वाले वो लोग जो भारत निर्माण में सबसे ज्यादा सहयोगी हैं, वो अपने घरों को फिर ट्रकों और साइकिल और पैदल उनको क्यों जाना पड़ रहा है, सरकार उनके लिए व्यवस्था क्यों नहीं कर पा रही है। ये एक तरफ से बिल्कुल सरकार की एकदम, समझ लीजिए कि बेशर्मी है, बेशर्मी इसको कहिए, अव्वल दर्जे की बेशर्मी, कि वो ये कह रही है कि लोग सो रहे हैं ट्रैकों पे, इसलिए कट रहे हैं। वो उनको शर्म आनी चाहिए इस तरह की बातें करते वक्त। थक के सो गए थे, और थक के सोने के लिए उन्होंने सोचा होगा कि ट्रेनें तो चालू है नहीं, और जाहिर सी जी बात है पूरा भारत लॉकडाउन था, तो उन्होंने सोचा होगा कि ये ट्रैक सो जाते हैं आराम से इस पे। उसके बाद जो श्रमिक स्पेशल थी वो चली और उनकी जान ले उड़ी, जिंदगी की शाम हो गई उसकी। जी। लाखों मजदूर पैदल आ रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ नाथ ने पुलिस प्रशासन को निर्देश दिया है कि मजदूरों को सुरक्षित घर तक पहुंचाइए। फिर आए दिन इतने हादसे क्यों हो रहे हैं, लोग पैदल क्यों जा रहे हैं, आपको क्या लगता है? आए दिन हादसे हो रहे हैं, और पैदल इसलिए लोग जा रहे हैं, पैदल लोग इसलिए आ रहे हैं कि उनको बार बार मैं कह रहा हूँ आपसे कि लोग पैदल इसलिए आ रहे हैं कि उन तक जरूरी सामानें नहीं पहुंच रही हैं। अगर मैं एक रूम में बंद हूँ, मजदूरों के साथ होता क्या है कि वो एक रूम में 7-8 लोग रहते हैं, और वो दिन भर मजदूरी जी करते होते हैं, और फिर जब वो शाम को आते हैं तो उनका काम होता है कि खा के सोना। अभी लॉकडाउन होने के बाद से मजदूरों के पास एक परेशानी आ गई है कि जहां उन्हें सिर्फ रात को सोना होता था, अब वो दिन भर 8-8 लोग रह रहे हैं, जिससे उनको जाहिर सी बात है एक छोटे से रूम में 8 लोग को रहने में दिक्कत होगी। और दूसरी बात, उसमें भी उनको बेसिक चीजें नहीं पहुंच पा रही हैं। खाना, जो बेसिक चीजें हैं जिंदगी, आम जिंदगी किसी भी इंसान के लिए जीने के लिए, वो भी उन तक मुहैया नहीं है। अब हम लोग ने मजदूरों से, कई मजदूरों से बात की, उन्होंने कहा कि खाना तक नहीं पहुंच पा रहा था। सरकार फाइलों में कह रही है कि हम लोगों को मतलब कि खाना पहुंचा रहे हैं, सहूलियतें दे रहे हैं, ट्रेनें चला रहे हैं, ट्रेनें भी चला रही हैं तो राजधानी स्पेशल चला रही हैं। अब देखिए कि कौन मजदूर 4000 रुपए देके, जिसके पास खाने पीने का सामान नहीं है, 100-200 रुपए लेके वो 600-1100 किलोमीटर पैदल चलने के लिए वो मजबूर है, वो 4000 रुपए के लिए टिकट कहाँ से लाएगा वो। और योगी सरकार का जो है निर्देश कि पुलिस प्रशासन खुद देखे, अभी कल का या परसों का चीफ सेक्रेटरी का वो जो ट्वीट है, पुलिस साफ साफ उत्तर प्रदेश की सीमाएं सील करने का उसमें ऑर्डर है। तो जी, और कुछ आज दिन तो सील कर दी गई हैं। और सील कर दी गई है। कुछ दिन तो पहले योगी सरकार निर्देश देता है कि मजदूरों को ले जाया जाए, और आज आप समझिए कि मथुरा की तरफ से बहुत से ज्यादा लोग, लाखों की संख्या में खेतों में जमा हैं। जी उसमें आप देखिए परेशानी कितनी है मजदूरों के साथ, कि वहाँ औरतें प्रसव पीड़ा से वो गुजर रही हैं वहां पे।
एक औरत को वहां पे बच्चा हुआ वहीं पड़ी हुई है, उसके लिए कोई भी बेसिक नर्सिंग मौजूद नहीं है, उसके उसको कोई भी सुविधा नहीं मिल पाई जो एक माँ को मिलती है। बच्चा मतलब जो पैदा होता है प्राथमिक अस्पतालों में भी, जो बच्चा पैदा होता है जो उसको सुविधा मिलती है, वो भी सुविधा उसके लिए मुहैया नहीं है। सरकार को ये चाहिए कि और जो लाखों लोग वहाँ मौजूद हैं उनके खाने की तो छोड़िए, पीने के लिए भी चीजें पानी मुहैया नहीं है पूर्ण रूप से। तो सरकार कहती कुछ और है, करती कुछ और है। सिर्फ एक सरकारों का मसला नहीं है, जितनी भी सरकारें आई सबका लगभग यही हाल रहा है कि वो एकदम कहती रहती हैं कि हम ये चीजें मुहैया कर रहे हैं, वो चीजें मुहैया कर रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पे जब बात होती है कि जमीनी सतह पे देखा जाए कि क्या चीजें किस तक पहुंची हैं, तो उनके कहने में और करने में बहुत फर्क मालूम पड़ता है। इसलिए सरकार जो कह रही, निर्देश दे दी कि मजदूरों को घर पहुंचाया जाए, और आज कल या परसों में जो चीफ सेक्रेटरी का ट्वीट आया था कि सीमाएं बंद कर दी जाएं, इस साफ से दिखा देंगे सरकार पूरी तरह से बेशर्मी पे है मजदूरों के प्रति। तो औरैया में जो हादसा हुआ है जिसमें 24 मजदूरों की मौत हो गई, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उस पे क्या कहूँ, शब्द है, शब्द रहे तो कहूँ। अब देखिए, जो मजदूर भारत निर्माण में सबसे ज्यादा सहयोगी है उसकी लाशें आजकल गिनी जा रही हैं। सरकार के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो अपने प्रदेश के मजदूरों को, दूसरे प्रदेशों में काम कर रहे हैं मजदूरों को अपने घर पे बुला सके, जबकि सरकार के पास बहुत सारी ट्रेनें खड़ी हुई हैं। अगर वो चाहती तो भेज के बुला लेती, वो चाहती तो उनके पास इतनी तादाद में बसें हैं, ट्रेन, और ज्यादातर बसें बसें तो चलती हैं डीजल से, ट्रेन भी ज्यादातर डीजल से ही चलते हैं। और डीजल का दाम आप इस समय देख लीजिए कि कितना कम है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भी। जिस पाकिस्तान को हम लोग टारगेट करते हैं, पूरा देश टारगेट करता है, वहां 25 रुपए कम कर दिए गए पर लीटर। लेकिन भारत सरकार में जो एकदम सबका साथ सबका विकास की बात करती है, आज मजदूरों की बात आई तो देखिए इतनी लाचार है कि उनको उनके घर तक नहीं पहुंचा पा रही है, और उनकी लाशें बीचों में देखने को मिल रही हैं। सरकार चाहती तो जो ट्रेनें हैं उसके माध्यम से वो लोगों को घर तक बुला सकती थी, बसें भेज सकती थी, सुविधाएं काफी उन तक पहुंचाई जा सकती थी, या उन तक खाना पहुंचाया जा सकता था। लेकिन सरकार पूरी तरीके से फेल रही है, वो कुछ कर नहीं रही पा रही है, और इसलिए एक झूठ का प्रोपेगेंडा भी चल रहा है। योगी सरकार उसमें माहिर है, और आईटी सेल उसमें काफी हद तक कामयाब भी है। राहुल गांधी जो कल मजदूरों के पास पहुंचे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राहुल गांधी जो मजदूरों के पास पहुंचे हैं, बहुत अच्छा देख एक सुखद एहसास होता है कि इस दौर में भी कोई ऐसा है जो इतनी सादगी पसंद है और इतने आराम से मजदूरों के साथ मिलकर बैठ के बात कर सकता है। जहाँ सिर्फ हवा हवाई बातें हुई होती हो, वहाँ एक नेता ऐसा भी है जो लोगों तक पहुंच जाता है, उनसे बातें करता है। आज मैंने देखा कि निर्मला सीतारमण उन पर तनकीद भी कर रही थी। मैं ये जी साफ जी। कह रहा हूँ कि भाई, अगर आप खुद क्यों नहीं जा रही हैं इसी तरह, आप नहीं जा सकती, तो जो जो जा रहा है मजदूरों का हाल जान रहा है, उस पर तनकीद करने की क्या जरूरत है। आप अपने सरकारी नुमाइंदों को मजदूरों तक भेजिए, सरकार मजदूर तो यही चाहते हैं उनकी परेशानी का हल हो। कोई जाके अगर ढांढस बंधा रहा है मजदूरों को, तो इसमें दिक्कत क्या है। राजनीति का स्तर इतना नीचे जा चुका है कि नैतिकता राजनीति की एकदम खत्म हो चुकी है। और राहुल गांधी जो नैतिक मतलब जिम्मेदारी निभाते हुए मजदूरों से मिल रहे थे, उस पर भी तनकीद करना साफ ये दिखाता है कि राजनीति कितनी निचले स्तर पे है। पॉलिटिकल स्टंट भी तो हो सकता है। अगर इस तरह के पॉलिटिकल स्टंट भारत में होते हैं तो अच्छी बात है। मोदी जी भी चाय बेच बेच के कह के कि हम मैं चाय बेचने वाला हूँ, चाय बेचने वाला हूँ, मैंने जिंदगी बहुत गरीबी में गुजारी है। आज उन्होंने गरीब मजदूरों का क्या हाल कर दिया, ये सबके सामने है। और इतनी भारी दुर्दशा है कि नफरत का बाजार इस समय इतना गर्म है कि कल की बात है कि मेरे गांव से कुछ दूर पास ही नफरत, देखिए, मजदूर बह गए थे, एक तो धार्मिक उन्मादों में, और दूसरा एक एक बहुत ज्यादा उनके साथ जो वादों को कहा गया था कि हम ये पूरा करेंगे, ये वो पूरा करेंगे, सारी बहुत सी मैनिफेस्टो जो सरकार की थी लुभावनी थी,
सरकार के लुभावनी वादों में और धार्मिक उन्माद में एक मध्यम वर्गीय परिवार और जो जो छोटा परिवार है वो बह गया, जो मजदूर वर्ग है, और नफरतों को ही जी। माध्यम से ये सरकार बनी है। सिर्फ इसमें मजदूरों का ही मजदूर ने वोटिंग किया है, तो बहुत से ऐसे लोग ने भी वोटिंग की है जिसका आधार सिर्फ नफरत था कि ये मुसलमानों के प्रति कट्टर हैं। अब मैं जी। बता रहा था जो वाकया, घर से 3 किलोमीटर दूरी पर वाकया हुआ। एक्सीडेंट हुआ बस का, जिसका बस ड्राइवर मुस्लिम था और उसमें लोग चूंकि बैठे हुए थे, सबको बचा लिया गया। और जो ड्राइवर उसमें फंसा हुआ था, सब उसको बचाने जा रहे थे, लेकिन जैसे उसके एक भाई ने वहां पे कहा कि अल्लाह के वास्ते इसे बचा लो, पूरे गांव के लोग साइड खड़े हो गए, उसको बचाना छोड़ दिया। जब इतने शर्मनाक वाकये हो रहे हैं, धार्मिक उन्माद इस तरह से भाजपा ने फैलाया है, तो जाहिर सी बात है मेजोरिटी देश में एक विशेष धर्म को मानने वालों की है और भाजपा उन्हीं को टारगेट करती है। तो मजदूरों पे मैं ब्लेम कम करता हूँ, और ये धार्मिक उन्माद जो फैलाए हुए हैं, जो धार्मिक नफरतों का शिकार होकर दूसरों को वोटिंग कर रहे हैं, मैं इनको ज्यादा जिम्मेदार मानता हूँ सरकार के लिए। और कहीं ना कहीं ये इसका खामियाजा भुगतेंगे कि क्योंकि ये जो नफरतें हैं वो किसी को देखती नहीं है, ना हरे ना भगवे में ये भेद भी नहीं करती हैं। तो आज नहीं तो कल सबको इसका खामियाजा भुगतना है, और देश भुगत रहा है इसका खामियाजा। ये एक अपरिपक्व लोग जो सत्ता में बैठे हुए हैं, गुजरात मॉडल दिखा के आज वो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से देश का हाल है, वो क्या कर रहे हैं। सरकार मोदी जी कभी आके ये नहीं कह पाए कि आप लोग रुक जाइए, अब जहां है वहीं रुकिए। मजदूरों से मुखातिब होना था उनको, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या मजदूरों की थी। लेकिन मजदूरों के और मध्यम वर्गीय परिवार के द्वारा चुनी गई ये सरकार एक बार भी मजदूरों और मध्यम वर्गीय परिवारों से मुखातिब नहीं हो पाए वो। इसका सबसे बड़ा लेकिन अफसोस अगर रहा। वो लेकिन अगर प्रधानमंत्री रोड पर निकल गए तो आप ही सबसे पहले बोलेंगे कि लॉकडाउन करके हमें अंदर बैठा के खुद बाहर घूम रहे हैं। मैं लॉकडाउन में प्रधानमंत्री, आपने मुझे सुना नहीं शायद ध्यान से, मैं प्रधानमंत्री को सड़कों पे आने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। जी। जहां वो मन की बात कर रहे हैं, वहीं से वो मन की बात में ही मजदूरों से मुखातिब हो जाते हैं। एक कम से कम बात वो मजदूरों से कर लेते हैं, मन की बात उन्हीं से मुखातिब होकर उन्हीं के मसले पे कर लेते हैं। लेकिन मोदी जी इसमें भी नहीं कर पाए। उनको पूरा देश इस समय देश में शीर्ष नेतृत्व है, और देश जानता है कि वो किस काबिल हैं। उनके एक आह्वान पे पूरा मजदूर जो अगर वोटिंग कर सकता है तो रुक भी सकता है, लेकिन रुकने के लिए आपको बेसिक चीजें मुहैया करानी पड़ेंगी। आपने वो मुहैया कराई नहीं, और दिक्कत यही है कि सरकार मजदूरों से बात नहीं की। मजदूरों का रोष इस कदर बढ़ चुका है कि आज पत्रकार मारे जा रहे हैं। एबीपी का पत्रकार जी। पीटा गया, उसके सर फोड़ दिए गए। तो ये जनता का रोष अब बढ़ता जा रहा है, और अगर बेसिक चीजें मुहैया नहीं हुई तो मुझे डर है कि इससे भी बदतर चीजें देखने को मिलेंगी। समाजवादी पार्टी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वह विपक्ष का काम निभा रही है सही इसी प्रकार से कि नहीं? समाजवादी पार्टी इस समय ट्विटर पे ज्यादा एक्टिव है, और मरने के जी। बाद लोगों को 1-1 लाख रुपए बांटने में। 10-10 लाख रुपए। मैं बस इतना ही कह सकता हूँ, क्योंकि विपक्ष का काम होता है सरकार से सवाल करना, सरकार को सुझाव देना, और समाजवादी पार्टी उसमें मेरे हिसाब से विफल रही है। लेकिन कार्यकर्ता अपने पैसे से लोगों तक मदद पहुंचा रहे हैं, ये मैं खुद देख पा रहा हूँ जगह जगह। लेकिन पार्टी का जो मुख्य काम है विपक्ष का, कि सरकार से सवाल करना, सरकार को सुझाव देना, उसमें मेरे हिसाब से सरकार विपक्ष बिल्कुल फेल है। सरकार ने 8 करोड़ मजदूरों के लिए 3500 करोड़ का प्रावधान किया है। यह पैसा मजदूरों तक पहुंचेगा? आने वाला वक्त ही इसके बता सकता है कि कितना पैसा किन मजदूरों तक पहुंचता है, क्योंकि कहने और अभी करने में ये सरकार ने जितनी भी अपनी पॉलिसी मतलब कि लोगों तक दिखाई है, पहुंचाई है, उसमें सिर्फ यही है कि बातें ज्यादा थी और वो लोगों तक पहुंची कम। उन्हीं का ट्वीट है मोदी जी का 2014 का, कि ये सिर्फ एक ब्रांडिंग है, मतलब कि एक
जब भी कोई कहद आता है या फिर कोई भी त्रासदी आती है तो सरकारें एक ब्रांडिंग करती हैं अपना, उन्हीं का ट्वीट है। तो इस समय मोदी सरकार खुद को ब्रांडिंग कर रही है और यही ब्रांडिंग का नतीजा है कि ये छोटा अमाउंट जो 3500 करोड़ है, ये 3500 करोड़ को और बढ़ाना चाहिए था। जैसा रघुराम राजन ने कहा था कि 68,500 करोड़ पूरे देशवासियों में मतलब कि बांटे जाने चाहिए थे। उसके बाद आप चाहे जितना दिन भी लॉकडाउन रखें, वो करना चाहिए था। डायरेक्ट लोगों के अकाउंट में पैसे भेजने चाहिए थे, जो अभी भेजे नहीं है। और सरकार ने जो 500 1000 लोगों के खाते में भेजे भी, उसका असर ये है कि जब लोग उसको निकालने के लिए गए तो पुलिस उनको मारने पड़ गई। बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई हैं 500 1000 रुपए निकालने के लिए भी। और तो और घूस लेने का भी प्रचलन इसमें काफी सामने आया कि 1500 रुपए निकालने गई महिला से 10,000 रुपए पुलिस वालों ने वसूल लिए। तो सरकार को जमीनी स्तर पे इसको लागू करवाना पड़ेगा। वो सिर्फ यही नहीं कह सकती कि 8 लाख मजदूरों के लिए मैं 3500 करोड़ रुपए हम लोग अलॉट कर रहे हैं तो फिर वहां से हो गया और उनका काम खत्म। यहाँ पे पुलिस प्रशासन पे भी उनको निगरानी रखनी पड़ेगी। सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो उनके लोग हैं, जो पुलिस प्रशासन के निगरानी रख सकते हैं और किस तरह से ये लोगों तक पैसे पहुंचते हैं, उनको पूरा एक से मतलब पूरा सीरियल वाइज देखना पड़ेगा। नहीं तो ये राजीव गांधी खुद कहते थे कि सरकार अगर किसी चीज में पैसे अलोकेट करती है कि तो 5 रुपए में 15 पैसे पहुंचते हैं। तो इस समय तो मुझे लगता है कि 5 रुपए में 5 पैसे भी नहीं पहुंचेंगे लोगों के पास। और यही दिक्कत है, चाहे कोई भी सरकार हो, मैं सिर्फ भाजपा सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी सरकारें हो, होता यही है कि जब सरकारें जब कोई भी फंड एलोकेट करती हैं तो आते आते गरीबों और जो लोग उसके लिए एकदम जरूरी है कि वो फंड उन तक पहुंचे, उनके पास पहुंचते पहुंचते रकम बहुत कम हो जाती है, जिससे उनका विकास एकदम हो नहीं पाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो पैसे सरकार ने एलोकेट किए हैं 3500 करोड़, उसका फायदा मजदूरों तक, आम लोगों तक पहुंचता है कि नहीं, उसको देखने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। वन राशन वन नेशन को के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसका फायदा मजदूरों तक पहुंचेगा कि नहीं, या ये भी और वादों की तरह ढकोसला ही साबित होगा? मैं तो कह रहा हूँ कि ये अच्छा फैसला है, वन राशन वन कार्ड, ये वन नेशन वाला, लेकिन मजदूरों तक ये पहुंच जाए तब। और ये अच्छा फैसला इसलिए है कि जो बहुत से मजदूर ऐसे हैं बिहार के जो दिल्ली में, मुंबई में, गुजरात में कार्य करते हैं और वहां पे अपने हिस्से का राशन वो वहीं से ले सकते हैं। अभी तक नियम ये था कि अगर आप बिहार के हैं तो बिहार में ही राशन ले सकते हैं, और जब यही मजदूर अगर गुजरात में, मुंबई में और दिल्ली में जाएंगे तो यहाँ कार्ड दिखा के वहां भी राशन ले सकते हैं। लेकिन अब इसको लागू सरकार कितना कर पाती है, ये देखने वाली बात है। तो बहुत बहुत शुक्रिया अहमद भाई, जो आपने हमारे लिए वक्त निकाला। धन्यवाद। धन्यवाद।